हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आपके एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप लोग एक बार फिर से रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। आज यहाँ पे मैं 2024 के एमसीक्यू क्वेश्चन करा रही हूँ। एक बार आप ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कोश की प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। तो जो कोशिका में ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, एनर्जी जो रिलीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं, वो एटीपी के फॉर्म में होती है। एटीपी को क्या कहते हैं, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो एटीपी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है पित्तरस का स्राव होता है। पित्तरस का स्राव कहाँ होता है, तो जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस का स्राव होता है यकृत द्वारा, यानी कि यकृत द्वारा बाइल जूस का सिक्रीशन होता है और ये जाके स्टोर कहाँ हो जाता है, पित्ताशय में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो यकृत द्वारा हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से सिक्रीशन होते हैं, बाइल जूस या पित्तरस का स्राव होता है यकृत द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में आपने पढ़ा है, पराग कोश, परागण, पॉलन ग्रेन, ये सब कहाँ होता है, तो इसमें से आपका परागण होगा। पराग कोश में यहाँ पे क्या होता है, पॉलन सैक में आपका परागकण होता है, जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा परागकण। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। कह रहा है कि ये क्वेश्चन जो कह रहा है पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। तो कलियां का मतलब कौन कौन सी पत्तियां हैं, जिसमें मतलब पत्तियों के द्वारा नया एक पेड़ का निर्माण हो जाता है। कलियां यानी बड्स हो जाएगा। तो जो ब्रायोफिलम पौधा है, ब्रायोफिलम पौधे में जिसे आप पत्थरचटा कहते हैं, आप सब देखे होंगे, गमले में जब इसे लगा देते हैं तो इसमें जो पत्तियाँ होती हैं उसमें एक नए बड्स निकल आते हैं और जैसे ही नीचे गिर जाता है तो इससे एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो पत्तियों पर कलियां विकसित होती है, इसका ऑप्शन का हो जाएगा ब्रायोफिलम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक लिंगी फूल का उदाहरण है। तो एक लिंगी फूल का उदाहरण क्या है, तो यहाँ हो जाएगा, दिया है पपीते का फूल, गुलाब का फूल, सरसों का फूल, तो आम का फूल। यहाँ पे ऑप्शन सही करेक्ट आंसर हो जाएगा पपीते का फूल। पपीता आप सब लोग देखे होंगे, पपीते के फूल में यानी कि जो नर पौधा होता है वो अलग होता है, जो मादा पौधा होता है वो अलग होता है। तो यहाँ यानी इनके लिंग अलग अलग होते हैं, तो इसलिए एक लिंगी पौधे का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, ये पपीते का फूल। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य में रक्तदाब होता है। तो देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का जो बीपी होता है, रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पे 120/80 mmHg होता है। इसे हम क्या कहते हैं, 120/80 mmHg। ठीक है, ये 180 जो 20 होता है, यानी ये हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कंडीशन में करते हैं कि कब कितना सिस्टोलिक कंडीशन है और डायस्टोलिक। तो यहाँ पे 120/80 mmHg हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो इसमें कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। अब देखिए आहार श्रृंखला का मतलब जो आपका आहार चेन है, जो फूड चेन है, वो कैसे एक के बाद एक से जुड़ी है, यानी कि जो प्रोड्यूसर हो गए, फिर उसे कंज्यूमर हो गए, तो इस तरह से सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह बढ़ता जाता है, टर्शरी, कंज्यूमर, फिर उसका अपघटन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोड्यूसर कह रहा है कि घास होते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, घास यानी हरे प्लांट, पेड़ पौधे हो गए, तो घास हो जाएगा। फिर आहार श्रृंखला, घास को कौन खाएगा, तो घास को देखो यहाँ पे गेहूँ ने 2 प्रोड्यूसर हो गए, यहाँ पे गाय है, गाय तो सही है, लेकिन उसके बाद हाथी आ गया, तो हाथी भी तीनों हो गया, यानी कि दोनों कंज्यूमर में ही आ गए। अब यहाँ पे घास को खाएगी बकरी, बकरी को मानव खाएगा, तो यानी एक दूसरे लेवल से ऐसे जुड़े हुए हैं। तो बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन घास, बकरी और मानव। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम दूसरा जो 2024 का दूसरा सेट है, हम उसमें पढ़ते हैं। अब उसमें के क्वेश्चन एक बार सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे है हाइड्रा में प्रजनन होता है। कह रहा है कि हाइड्रा में प्रजनन हो, तो यहाँ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, कह रहा है कि मुकुलन द्वारा होगा, खंडन द्वारा होगा, या विखंडन द्वारा या कायिक प्रवर्धन द्वारा होगा। तो हाइड्रा में आप लोग देखे होंगे जब हाइड्रा का फॉर्मेशन होता है प्लांट का, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बड्स बन जाती हैं। इसका जो ये बेसल डिस्क हो गया, और इसमें यहाँ से जब भी हाइड्रा का एक खंड टूटता है तो उसमें दूसरी बड्स निकल जाती हैं इस तरह, और फिर यहाँ से ये इस तरह से बडिंग होती है और ये एक नया हाइड्रा का फॉर्म हो जाएगा, यहाँ एक नया हाइड्रा बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक नया हाइड्रा बन जाता है। तो इसमें कौन सी विधि सही हो जाएगी, तो इसमें मुकुलन विधि सही हो जाएगी। ये वाला एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन हाइड्रा में
प्रजनन होता है तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि द्वारा होगा, ठीक है, जिसे हम बडिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पाइरूवेट की विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पाइरूवेट यानी कि जब आपका ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस के दौरान क्या बन जाता है, पाइरूवेट बन जाता है। अब पाइरूवेट का जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो आपका वो कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। जब एसाइल कोएंजाइम ये आप पढ़ के आते हैं ना, जब पाइरूवेट बन गया, पाइरूवेट के बाद पाइरूवेट का क्या होगा, एक सेकंड कीजिए, यानी कि पाइरूवेट बनने की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है, तो मनुष्य में जो ये वृक्क है, वृक्क मतलब किडनी, किडनी किससे रिलेटेड होती है, तो किडनी आपका पोषण से नहीं होता, वो डाइजेशन हो जाता है ऐसा। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जाम ऑप्शन क्या है, उत्सर्जन, उत्सर्जन यानी एक्सक्रिएशन। तो जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो किडनी, किडनी के द्वारा आपका उत्सर्जन मतलब एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। मेंडल के बारे में आप सब लोग पढ़े होंगे स्टार्टिंग में जेनेटिक्स में ही। तो इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी, इन्होंने गिरजाघर में प्राप्त की थी। जब गिरजाघर में ये प्रारंभिक शिक्षा इनकी गिरजाघर में हुई थी, उसके बाद ये मॉन्स्टेरी फिर वापस आ गए थे। फिर जाके इन्होंने अपने प्लांट एक्सपेरिमेंट पे पूरा मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया था, फिर जेनेटिक्स के सारे नियम बताए थे। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त होगी, गिरजाघर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए ये क्वेश्चन नंबर चल क्यों नहीं रहा है, एक सेकंड वेट कीजिए। चलिए फिर कह रहा है मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है। तो जो लूप है इसे हम कहाँ पे मतलब इंजेक्ट करते हैं, तो इसे हम गर्भाशय में करते हैं, ठीक है, गर्भाशय में करते हैं, जिससे ओवम क्या हो, ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, उसको रोकने के लिए मादा जनन के भाग में हम लूप स्थापित करते हैं, तो ये हो जाएगा गर्भाशय में। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे ऑप्शन हो गया गर्भाशय में, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, गर्भाशय में क्या होता है, ये मादा जनन में लूप स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। कह रहा है कि नर जननांग, देखो एक नर जननांग होता है पुष्प में और दूसरा मतलब पेड़ पौधों में, और दूसरा मादा जननांग होता है। तो आप जो आपका ये एंड्रीशिया वर्तिका है, जायांग है, वर्तिकाग्र है, पुंकेशर, अंडाशय। तो यानी अंडाशय हो गया, वर्तिकाग्र, जायांग, ये सब किसके पार्ट हैं, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि मादा जननांग है। लेकिन इसमें से जो पुंकेशर है, पुंकेशर क्या हो गया, पुंकेशर इसमें नर जननांग है, ठीक है। तो इसमें पुंकेसर जो दिया है वो क्या हो जाएगा, वो नर जननांग अंग हो जाएगा। तो पुंकेसर यानी कि जिसमें आप पढ़ते हो एंथर पढ़ते हैं, फिलामेंट पढ़ते हैं, ये किसके भाग हैं, ये नर जननांग के भाग हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा बी, बी मतलब पुंकेसर। इतनी बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। 20th क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, यानी कि पर्यावरणीय फ्रेंडली कौन, यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका फ्रेंडली बिहेवियर कहाँ से, इन्वायरमेंट से। तो कह रहे हैं बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, बिल्कुल सही बात है। आपको अब प्लास्टिक बैन भी हो गया तो आपको अपने कपड़े का थैला ले जाना चाहिए, वेरी गुड है। दूसरा अनावश्यक ऊर्जा खर्च करने के लिए, अनावश्यक ऊर्जा खर्च या बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना चाहिए। हाँ, जब आपका काम हो जाए तो हमें अपने पंखे का लाइट का स्विच क्या करना है, ऑफ कर देना चाहिए। फिर है वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, यानी अगर पास में स्कूल है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, तो आपको प्रीफर करना चाहिए कि आप पैदल चले जाइए। तो आप पैदल चले जाएंगे तो आपका उतनी दूर वॉक भी हो जाएगा और आप वाहन के बजाय अच्छे से पहुँच जाएंगे। तो दूसरा है फिर है उपयुक्त सभी, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी, ठीक है। बात समझ आई, ये ऑप्शन इसमें देखो सभी सही है तो इसमें हम सभी सही कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे मूव करते हैं।
अब कह रहा है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। ये सारे सेट हैं 2024 में जितने सेट पूछे गए हैं, तो ये उन्हीं सेट का हम आपको जो सॉल्व करा रहे हैं क्वेश्चन पेपर। जैसे ये सेट कौन सा है, 2024 का है, ये देखो 2 हो गए, ये तीसरा है, तो ये सेट 3 है। सेट 3 होगा, इसमें लिखा है, आगे लिखा होगा जो भी सेट है, लेकिन ये सेट 2024 का ही है, सेट 3 है, ठीक है। अब कह रहे हैं पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधों में फ्लोएम, देखिए 2 एलिमेंट होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जाइलम का काम क्या है, तो जाइलम जो होता है, जाइलम जल, ऐसे याद करिए, जाइलम क्या है, जल, जा से जाइलम, जा से जल। तो इनका काम क्या है, इनका काम है जल व खनिज पदार्थों का परिवहन करना। किसका, जाइलम का, ठीक है। ये जाइलम का काम होता है, जाइलम का काम होता है जल का परिवहन करना, और फ्लोएम का काम होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन करना, ठीक है। खाद्य पदार्थों का परिवहन करना किसको देगा, ये सब प्लांट के लिए ले जाएगा, जैसे प्लांट में फिर फोटोसिंथेसिस होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है, तो यहाँ पे फ्लोएम के लिए पूछा है, जाइलम की बात नहीं कर रहा है, तो हम फ्लोएम को बता देंगे। फ्लोएम में खाने पीने का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन किसका करते हैं हम, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। तो जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन की प्रोसेस आप पढ़े होगे, स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, माउथ बक्कल कैविटी से होते हुए ओसोफेगस से जाते जाते स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब हो जाता है। तो शुरुआत पूछा है, तो शुरुआत इसमें मुख है, छोटी आंत है, यकृत है, पित्ताशय है। तो सबसे पहले मुख, शुरू कहाँ से, आप कूचना शुरू करते हो, उसमें आपका टंग, टीथ, ये सब मिलके क्या करते हैं, तो आप बड़े से बाइट को क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस में तोड़ते हो। तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, मुख से हो जाएगा। इसमें सलाइवा होगा, सलाइवा क्या करेगा, फिर डाइजेशन शुरू कर देगा। तो ये माउथ में हमारा बकल कैविटी वगैरह होती है, तो यहीं से आपका पाचन की शुरुआत हो जाएगी। हम इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, ए मतलब मुख से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स है, कौन सा एक पादप हार्मोन्स है। पादप मतलब प्लांट हार्मोन्स, कौन कौन से आपके प्लांट हार्मोन्स होते हैं, पेड़ के बढ़ने के लिए कौन कौन से हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे दिया है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन गलत है, क्यों, थायरॉक्सिन थायराइड के लिए होगा, एस्ट्रोजन ये सब एनिमल हार्मोन्स है, इंसुलिन, थायराइड, थायरॉक्सिन ये सब इंसुलिन है, सॉरी ये सब क्या है, एनिमल हार्मोन्स है। लेकिन हम प्लांट पादप के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो पादप के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, पादप के लिए आपको कहना पड़ेगा कि जिब्रेलिन होता है, कौन सा हार्मोन्स, तो जिब्रेलिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब आप पढ़े हैं ना। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। समझ आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स। तो आप पढ़े हैं कि ग्रोथ हार्मोन्स हमारा कौन रिलीज करता है, यानी कि जीएच हार्मोन्स होते हैं, लेकिन वो किसके द्वारा स्रावित होते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। पिट्यूटरी जिसे हम पीयूष ग्रंथ कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, सेला टार्सिका के ग्लैंड में, हाइपोथैलेमस के, ये सब आप पढ़ चुके हैं ना। तो वहाँ पे यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो मटर के दाने की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, इसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो इसके आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पराग कोश के अंदर बनता है। अब पराग कोश है, पॉलिन सैक है, उसके अंदर क्या बनेगा, परागकण बनेगा आपका, ठीक है। तो यानी कि उसी में छोटे छोटे दाने के नुमा ग्रेन होते हैं, जिसे हम पॉलिन ग्रेन या परागकण कहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बी मतलब हो गया परागकण। समझ आ रहा है आपको। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, एक सेकंड, सॉरी, ये ऑप्शन सही हो गया परागकण। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर है दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है, हाँ, कह रहे हैं कि पुष्प का जनन अंग है। पुष्प का जनन अंग क्या है, तो यहाँ पे पुष्प में जनन अंग यानी कि जो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट में। तो देखिए कैलिक्स तो है नहीं, कैलिक्स, करोला ये सब बाहरी दल, ये एसोसिएटिव पार्ट हो जाते हैं। उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये जायांग हो जाएगा, तना भी नहीं है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, जायांग। ये दोनों आप नहीं करेंगे, कैलिक्स करोला उसके एसेसरी पार्ट होते हैं, तो ये नहीं हुआ। जायांग क्या हो जाएगा, जायांग इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा, ठीक। पुष्प का जनन अंग होगा तो जायांग।
चलिए अब हम बोलते हैं दूसरा क्वेश्चन, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। तो वायुमंडल में जो परत हैं वो किसको बचाती हैं? कह रहा है एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको एक ऑप्शन टिक करना है इसमें से। तो कह रहा है देखिए, जो एक्सरेज होती हैं, यानी कि वायुमंडल की जो ओजोन परत है पृथ्वी को बचाती है। यानी कि ओजोन परत का काम क्या है? ये क्षरण, यानी कि जो हमारे लिए किरणें हार्मफुल है, जो सूर्य की किरणों से निकलती हैं, जैसे कि यूवी रेज हो गई, पराबैंगनी किरणें हो गई, तो उनकी जो रेस पड़ती हैं तो वो डायरेक्ट अगर आएंगी, डायरेक्ट पास होंगी, तो उनसे पड़ने वाली किरणें हमारे स्किन में, हमारे शरीर को, त्वचा को, आँख को, इन सबको नुकसान करती हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए ओजोन परत है जो फिल्टराइज करके फिर पास करते हैं पृथ्वी पर। तो ओजोन परत हमें सुरक्षित करता है इन पराबैंगनी किरणों से, जो हमारे लिए स्किन कैंसर कर सकती हैं, बर्निंग ऑफ आइज कर सकते हैं, जलन कर सकती हैं त्वचा में, तो डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हो जाएगी। इसके लिए आपको पराबैंगनी किरणों से नुकसान होता है, जो बचाने का काम कौन करता है? ओजोन लेयर, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले सेट का। अब कह रहा है कि ये वाला क्वेश्चन क्या, अरे अब कह रहा है कि गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेती है, इसकी यूनिट क्या है? इकाई मतलब हो गया यूनिट। तो गुर्दा यानी कि किडनी में आपका कौन सा इकाई है? तो आप पढ़े हैं, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको पढ़ाया गया है। तो उसमें क्या था? देखिए, तंत्रिका तंत्र, तो ये तो न्यूरॉन से हो गया, ठीक है। नर्वस सिस्टम से होगा तो ये गलत है, ये तो होगा नहीं। आपको जहाँ पे क्वेश्चन ना आया करिए ना, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाया करिए, एलिमिनेट करके क्वेश्चन सॉल्व किया करिए, तो आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो न्यूरॉन तो होने से रहा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है? कह रहे वृक्काण या नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आपने पढ़ा है, जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रही थी तो आपको बताई थी, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो हम किडनी पढ़ते बीच, उनमें जो आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है, फिल्ट्राइजेशन होता है, तो उसमें उसकी जो एक सिंगल यूनिट है उसे हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ बनाया था, इस तरह से अगर आपको याद हो, एक सिंगल यूनिट, फिर यहाँ पे इस तरह मुड़ा मुड़ाया, फिर इस तरह से, यहाँ ढंग से नहीं बन पा रहा है, फिर यहाँ पे ये आपका बाउमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पीसीटी हो जाएगा, प्रॉक्सिमल कॉल्मुलेटेड ट्यूब्यूल, फिर यहाँ से लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लिम्ब डिसेंडिंग लिम्ब होके डीसीटी इसे बोल रहे थे, फिर यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट। तो ये सब किसका पार्ट है? ये आपका नेफ्रॉन का पार्ट है। लेकिन अभी आपको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे ये सब ऑप्शन बताएगा, लेकिन आप ये सब जब पढ़े रहेंगे तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्काणु या नेफ्रॉन, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो पौधों में जो जाइलम है, जो जाइलम होता है, अभी मैंने इसके पहले बताया था, फ्लोएम का पूछा था। अब देखिए यहाँ पे जाइलम का आ गया। जाइलम मैंने बताया था जल, ऐसे याद करेंगे, जाइलम और जल, या हिंदी में ऐसे कर पढ़ लीजिए, जाइलम। देखो जाइलम का ई हटा दो तो जाल हो गया ना, तो जा से जल, जाल, ऐसे ऐसे ही आप याद करेंगे। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ा करिए, थोड़ा सा ऐसे क्लू अपने माइंड में सेट कर लिया करिए, तो आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल का वहन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता होती है, तो स्वपोषी ऑटोट्रॉफ पोषण के लिए आवश्यकता किसकी होगी? तो इसमें कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल की, सही बात है। क्लोरोफिल लीफ में होगा, क्योंकि पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, वही अपना भोजन का निर्माण करते हैं, तो क्लोरोफिल रहेगा ही। फिर सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की हेल्प से, और लेते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से शोषित जल। तो ये सभी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही है? इसमें डी ऑप्शन चाहिए, तो इसमें हम डी ऑप्शन पर टिक करेंगे, ठीक। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? ये क्वेश्चन भी अभी पिछले में आ गया था, पिछले सेट में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, तो उसमें जो पाइरूवेट का ऑक्सीकरण होगा, जो ग्लाइकोलिसिस से क्या बन गया? ग्लूकोज से आपका पाइरूवेट तो बन गया। अब उसके बाद इनका ऑक्सीडेशन कराना है, तो ये कहाँ होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। ये आपका देखो, अंतःप्रद्वीज ER होगा नहीं, केंद्रक होगा नहीं, कोशिका द्रव हो गया, साइटोप्लाज्म का जो ग्लाइकोलिसिस होना था। अब आपका बचा माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये ऑप्शन सी सही है,
ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, किसके लिए किया था, कहाँ किया था? तो आप बताएंगे मटर के पौधे पर किया था, सही बात है। और उन्होंने देखा क्या था? उन्होंने वंशगत गुणों के अध्ययन के लिए किया था, यानी कि उन्हें ये पता लगाना था कि ये गुण कैसे, कहाँ पे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रहे हैं, ये किस तरह से इनका स्थानांतरण हो रहा है। तो उन्होंने हेरिडिटी पढ़ा था, आनुवंशिका, जेनेटिक्स, इन्होंने पूरा बताया था। तो इन्होंने बताया कि वंशगत गुणों के अध्ययन के लिए पढ़ा था। और किस पे पढ़ा था? वो मटर के पौधों पे किया था। मटर के पौधों को आपको कैरेक्टर्स याद कर लेने हैं कि उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे, मटर का पौधा ही क्यों लिया था। ये सारे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सब आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है। अब आपके यहाँ से क्या पूछ लिया, मुख्य पदार्थ कौन सा जिम्मेदार है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें से कौन सी ऐसी गैस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है और HNO3। तो यहाँ पे सही आंसर आपको बताना है कि इनका मुख्य कार्य पदार्थ क्या है। तो यहाँ पे आपको ओजोन परत क्षरण, आप पढ़े हैं CFC मतलब क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा ओजोन परत का जो क्षरण होता जा रहा है, डिप्लेशन होता जा रहा है, वो छेद उसमें आपको दिखाई देने लगा, वो मोटी परत पतली होती जा रही है, तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला यानी फूड चेन, फूड चेन यानी एक दूसरे से जुड़ा है, उत्पादक हो गया, फिर उपभोक्ता हो गया, फिर टॉप कंज्यूमर हो गए, अपघटनकर्ता हो गए। तो इस तरह से जो साइकिल बनती जाती है, जो एक चेन मतलब क्या होता है ना, नॉर्मल भाषा में अगर हम कहें तो कड़ी होता है, लेकिन यहाँ पे हम फूड चेन कह दे रहे हैं। जब फूड चेन कह दे रहे हैं तो यहाँ का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो, एक में पहले हम दिया है घास, गेहूँ तथा आम, तो घास सही है, गेहूँ सही है, लेकिन दोनों इसमें प्रोड्यूसर ही हो गए ना, खाने वाला भी तो होना चाहिए, तो ये गलत है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि घास, बकरी तथा मानव। अब देखो ये सही है, क्यों सही है, क्योंकि इसमें कह रहा है घास क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, घास को खाएगी बकरी हो गया सही, फिर बकरी को दूसरा कंज्यूमर का कंज्यूम करेगा, मानव, तो इनको खाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। इसके पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन आप अनसॉल्व, इसीलिए अनसॉल्व आपका सॉल्व कराया जा रहा है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो एक बार इसे आप जब पढ़े रहेंगे ना, तो एग्ज़ाम हॉल में आपको अपने आप याद आएगा कि जैसे आप फूड चेन में क्या होगा, एक प्रोड्यूसर होगा, कंज्यूमर होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक, इस तरह से, जैसे कार सिखारी, इस तरह हम पढ़ते हैं। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये सारे क्वेश्चन, ये 2024 का मैंने सेट करा दिया, और भी है, एक सेकेंड वेट, अभी और है, ये क्वेश्चन है, ये वाले एक सेट है। इसमें क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन कर रहा है मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब आपको पढ़ने, मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो आप सबको पता है 23 होती है। 23 अगर सिंगल कहेंगे, या 23 पेयर कहीं लिखा रहे, या 23 लिखा रहे, तो 23 कहेंगे, और कहीं 23 दूना क्या होता है 46, तो ये गुणसूत्र आपके पेयर में होते तो वो 46 भी सही है, लेकिन यहाँ पे 23 नंबर कह रहा है, तो 23 नंबर सही है। ठीक है, अभी 23 जोड़े कहते हैं तो वो भी सही रहता, तो आपसे चाहे पेयर पूछ ले, चाहे सिंगल फॉर्म में पूछ ले, तो गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है 23। ठीक है, एकदम सही क्वेश्चन आप आंसर करेंगे। ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, जिससे कि आप बिल्कुल भूले ना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है शरीर के बाहर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए अब कह रहा है कि ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर इसमें क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे शरीर के बाहर, देखो ये क्वेश्चन हो गया था, पहला 14 वाला क्वेश्चन हो गया, मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, देखो टोटल हमारे क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 होते हैं, 23 जोड़ी, देखो यहाँ पे नंबर के फॉर्म में दिया है, तो हम 23 और 23 जोड़ी कह सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र जो होते हैं वो हमारे 23 पेयर में होते हैं, 23 दूना 46 जोड़ी, मतलब जोड़ी कहेगा 23 पेयर कहेगा। लेकिन यहाँ पे पूछा लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो देखो 1 से 22 तक जो सेम क्रोमोसोम होते हैं इसे हम ऑटो क्रोमोसोम कहते हैं।
ठीक है, ये ऑटोक्रोमोसोम होते हैं। और जो 23वां पेयर होता है वो क्या होते हैं, हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। XX है तो क्या हो जाएगा, XX है तो फीमेल हो गई, ठीक है, मादा हो गई। और जब XY है, यहीं पे अगर XY रहेगा तो जो 23वां गुणसूत्र होता है, अगर ये देखो, ये डिटर्मिन कैसे करते हैं, सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं। अगर XY है और XX है तो ये XY क्या हो जाएगा, नर का गुणसूत्र होता है, ठीक है, नर होगा। और जब X और X रहेगी तो क्या हो जाएगी, मादा हो जाएगी। तो आपके जो 23 गुणसूत्र होते हैं तो 1 से 22 तक सेम होते हैं, ठीक है, ये ऑटोसोम्स होते हैं और इसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं 23वें पेयर को, ठीक है। तो आपसे इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर 23 जोड़ी पूछ ले गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी तो वो भी सही रहेगा। अगर पूछ ले 46 गुणसूत्र होते हैं तो आपको वो भी बताना रहेगा, वो भी सही है। अगर पूछ ले सेक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है तो यहाँ पे 2 हो जाएगी। 2 क्योंकि जो सेक्स लिंग का निर्धारण कौन कर रहा है तो दूसरा नंबर है, 2 गुणसूत्र होते हैं 23वां पेयर, उसमें कितने नंबर हैं, 2 होते हैं, XX और XY, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये लिंग का निर्धारण करते हैं। और जब केवल गुणसूत्र पूछे तो केवल गुणसूत्र में क्या हो जाएगा, वो 23 होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन। फिर आगे मूव करते हैं दूसरा क्वेश्चन। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा सा कट गया है आगे। अब इस क्वेश्चन का है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना। ये जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं फिर क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। पहले हम इनहेल करते हैं फिर एक्सहेल करते हैं, फिर कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार जो खाद्य हम खाएं उनका विघटन होगा। तो ये सब प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, जाहिर सी बात है उत्सर्जन तो कहेंगे नहीं, जनन भी नहीं कहेंगे, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, श्वसन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, श्वसन। यह आंसर इसमें श्वसन, रिस्पायरेशन, ठीक है। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, ब्रेकडाउन होगा जो फूड खाया है, फिर एनर्जी रिलीज, तो ये सब किसके माध्यम से होता है, श्वसन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो देखिए हम आपको बताए थे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क सब होता है। तो आपका जो मेन पार्ट है, जो ब्रेन का आगे वाला हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क कहते हैं, जो मुख्यतः सोचने का केंद्र बिंदु होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है। देखिए एक लिंगी मतलब हो गया जिसमें कोई एक ही जननांग हो, चाहे वो नर जननांग हो चाहे वो मादा जननांग हो। तो गुड़हल में दोनों होता है, सरसों में दोनों होता है, मटर में दोनों नर मादा जननांग एक में ही पाए जाते हैं। लेकिन पपीता में क्या होता है, पपीता में नर और मादा जननांग अलग अलग होते हैं। कभी आप देखे होंगे ना, एक पपीता का फूल लग के ख़त्म हो जाता है, लेकिन वहीं दूसरे पेड़ में पपीते में क्या होता है, पपीता लगता है। यानी कि आपका एक मेल प्लांट होता है, एक फीमेल प्लांट होता है। तो जो पपीते का करा कि मतलब इसके लिंग क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक मादा जननांग अलग जगह होता है और नर जननांग अलग अलग होता है। तो जहाँ पे इसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसका मिल जाएगा, मादा जननांग मिल जाएगा, फिर वहाँ पे फॉर्मेशन होने लगता है। तो उस तरह से पपीते का निर्माण हो जाता है। तो पपीता क्या है, पपीता पुष्प एक लिंगी पौधा है। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अगली पोषी स्तर तक पहुंचकर होती है। देखो ये आपसे पूछा गया है, तो ये क्या है, ये 10% लॉ है। आपको बताया था लिंडेन का 10% लॉ, ठीक है। तो इसमें आपका एनर्जी क्या होती है, अगले देखो 100% में से 90% एनर्जी तो वो खुद यूज़ करने के लिए प्लांट अपना यूटिलाइज कर लेते हैं, और जो 10% बचता है वो एक पोषक से दूसरे पोषक स्तर, दूसरे पोषक से तीसरे पोषक, यानी कि यहाँ से उत्पादक से गया तो 90% इसने यूज़ किया, 10% आगे भेज देगा जो प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या करेंगे, अब ये उसका 90% यूज़ करेंगे और 10% आगे भेज देंगे। इसी तरह प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इस तरह से 10% करके, इसीलिए इसका नाम ही है 10% लॉ, ठीक है। तो 10% लॉ में यानी कि 10% एनर्जी आपकी आगे मूव होती है सेकंड स्तर पे, और जो 90% है वो यूटिलाइज हो जाता है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। क्या कह रहे हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। तो यहाँ पे इसका उत्पाद क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कह रहा है कि प्रोटीन, ऑक्सीजन, जल,
ग्लूकोज ऑक्सीजन, तो फोटोसिंथेसिस, जब आप प्रकाश संश्लेषण करते हो फोटोसिंथेसिस, तो उसमें बनता क्या है आप सबको पता है ना, कि जब आप भूमि से जल यानी कि वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एनवायरनमेंट से और सनलाइट लेते हैं, तो क्या बनता है आपका ग्लूकोज बन जाता है। तो ये देखो पहली बात तो ये ऑप्शन आपको सही करना है, बहुत एलिमिनेट ऑप्शन से सही कर सकते हो। ग्लूकोज बनता है हमेशा, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और जल भी निकलता है उसका। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और देखिए सब जगह वसा वसा है, प्रोटीन है, तो आपका यहाँ पे ग्लूकोज हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स नहीं है। देखो आपसे कभी कभी पूछ लेगा है, कभी पूछेगा नहीं है, तो आप बहुत एक्साइटेड होकर नहीं बताना है, आपको पढ़ना है पहले क्वेश्चन हॉल में, मतलब पेपर हॉल में, एग्जाम हॉल में। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। कभी कभी आप आता क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, तो वो नहीं करना आपको। इसमें क्या है, पादप हार्मोन्स नहीं है, तो यहाँ पे देखो ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, लेकिन यहाँ पे एक एनिमल हार्मोन्स पूछ लिया है। क्या है, कह रहा है कि एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन क्या होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब एनिमल हार्मोन्स हैं, सेक्स हार्मोन्स हैं, तो यहाँ पे आपको बताना होगा एस्ट्रोजन। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए, उदाहरण लिखिए। अच्छा ये तो आपका वो है एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन, चलिए इसे बाद में सॉल्व करेंगे, अभी ऑप्शनल कर रहे हैं ना, पहले ऑप्शनल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। अब कह रहे हैं स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, आप जानते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनको क्या ज़रूरत होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए फोटो मतलब सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, सनलाइट चाहिए। क्लोरोफिल प्लांट में की लीव्स में हो रहा है तो कहाँ पे होगा, क्लोरोफिल चाहिए ही, तो ये सभी हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन, एक बार में आप लगा देंगे इसमें डी ऑप्शन सही। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी, सभी चाहिए। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, कौन सा पादप हार्मोन है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। ये टेस्टोस्टेरोन है, साइटोकाइनिन है। देखो अब आप बहुत ध्यान से, पादप मतलब प्लांट हार्मोन्स, तो इसमें टेस्टोस्टेरोन पूछ रहा है, एड्रीनल पूछ रहा है, थायरॉक्सिन पूछा है, तो सब आपको नहीं बताना है, ये सब एनिमल हार्मोन्स है भाई। थायराइड से थायरॉक्सिन निकल रहा है, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, एड्रीनलिन हो गया, ये आपको नहीं बताना है, आपको बताना है प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये सब पढ़े हैं ना, तो बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फिर आ जाता है पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं, आपको ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीटेड हो रहे हैं ये क्वेश्चन, आप एक बार ज़रूर अनसॉल्व करके जाइएगा। PYQ क्वेश्चन जितने हैं सब पढ़ के जाइएगा, क्या पता आप जितना पढ़ रहे हैं इसी में सब फंस जाए, तो आपको 6-7 नंबर आप अपने गंवाने नहीं हैं। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। तो पराग कोश में क्या होता है, इस तरह से पॉलिनेशन में छोटे छोटे कण होते हैं जिसे हम पराग कण कहते हैं ना, ये सब पढ़े हैं, तो इसे क्या कहते हैं, परागकण। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट है, कह रहा है कि पुनर्जनन क्या होता है, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, इसी द्वारा प्रजनन होता है, इसे क्या कहते हैं, रीजनरेशन। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पुनर्जनन लिखने के लिए भी आ जाएगा, तो रीजनरेशन क्या होता है तो भी आपको बताना है। और अगर मान लीजिए आपसे अगर रीजनरेशन की डेफिनेशन नहीं पूछा, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि रीजनरेशन होता है तो किन में होता है, रीजनरेशन हमारा हो जाएगा प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया जो है इसमें रीजनरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पुनर्जनन इसमें यानी कि फिर से एक नया प्लांट जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया क्या करेगा, रीजनरेट करके इसके जो शरीर का जो खंड होता है एक एक टुकड़े होकर फिर से ये एक नया प्लांट बना लेगा, मतलब नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, अपना एक नए रूप की उत्पत्ति कर लेता है। जैसे हाइड्रा में देखे थे मुकुलन द्वारा, हाइड्रा में कैसे मुकुलन द्वारा, बडिंग द्वारा हो रहा था ना रीजनरेशन, उसमें भी हो रहा था कि यानी कहीं से एक खंड टूट जाएंगे तो एक नए पौधे का निर्माण कर रहा था, मतलब एक नए प्लांट का, एक नए जीव का निर्माण कर रहा है, प्लांट हो गया। इसी तरह जैसे आप ब्रायोफिल्म पढ़े थे तो उसके खंड भाग में जो पत्ती होती है, पत्ती पे संरचना जो होती है बडिंग करके वो फिर से एक नई पत्ती का निर्माण कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रीजनरेशन होता है। कबूतर में थोड़ी होगा,
कबूतर मर गया तो मर गया, इस तरह से। लेकिन प्लेनेरिया हो गया, हाइड्रा फिलम, इन सब में रीजनरेशन होता है। और यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लेनेरिया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। देखो, आप नर्व सेल पढ़ चुके हो, न्यूरॉन पढ़ चुके हो, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो था उसमें क्या था, ये इस तरह से न्यूरॉन तंत्र होता है। ठीक है, यहाँ पे पेन का यूज़ कर ले, 1 सेकेंड वेट कीजिए आप। इस तरह से आप सब ने, मैंने आपको डायग्राम बहुत अच्छे से बनवाया है, तो आप लोग एक बार पूरा रिवीजन कीजिए, पूरी अपनी नोट्स पढ़िए। सब लोग अगर वो सब पढ़ेंगे तो आपको सब आ जाएगा, सारा आपका पढ़ाया है क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, न्यूरॉन सेल, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसके डेंड्राइट्स निकले होंगे ब्रांचेस फॉर्म में, ये इस तरह से। यहाँ से क्या क्या बड़ा होगा, साइटोप्लाज्म, इसको हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म यहाँ पे कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, केंद्रक हो गया। यही छोटे छोटे कण होते हैं जिसे हम बेसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं, बेसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ये आपका, अब यहाँ पे माइलिन शीथ होगी। ठीक है, एक बार आप इसे क्लियर बनाएंगे ये डायग्राम। ठीक है, और इसके यानी कि कह रहे हैं दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान। अब यहीं से ये एक यहाँ पे मसल्स हो गया, न्यूरोडायमीटर्स, ये सब हो जाएंगे। अब यहीं से दूसरी तंत्रिका कोशिका स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये दूसरी तंत्रिका कोशिका हो गई, तो इस तरह से फिर ये इस तरह ब्रांचिंग फॉर्म में। ठीक, फिर इसका न्यूक्लियस, फिर इसके साइटोप्लाज्म। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो स्थान होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे साइनेप्स कहते हैं। तो आप लोग एक बार फिर से अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया है, थोड़ा इस पर हैंडलिंग कम है, तो आप लोग समझिएगा। यहाँ वाले स्थान को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। तो जब भी आपसे पूछेगा कि दो, क्या पूछ रहा है, यानी कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम साइनेप्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका, यहाँ पे साइटोकाइनिन ये था आपका, ये सभी रहेगा। यहाँ पे परागकण था, इसमें प्लेनेरिया, दो तंत्रिका साइनेप्स हो जाएगा। फिर कह रहे हैं निम्न में से कौन सा एक पारितंत्र के उत्पाद का उदाहरण है। उत्पाद कौन होते हैं, जो उत्पादित करते हैं चीज़ें। तो शेर, हिरन, हरे पौधे, वर्षा, ये सब तो है नहीं, वर्षा नहीं है, हरे पौधे हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, हरे पौधे। भाई प्लांट ही तो प्रोड्यूसर है, प्लांट प्रोड्यूसर है, और उसे कंज्यूम क्या कर रहे हैं, एनिमल कर रहे हैं, जो क्या है, पैरासाइट है। हम लोग क्या है, जो हेटरोट्रॉफ जैसे हो गए सब लोग। तो ऑटोट्रॉफ कौन हो जाएगा, हरे पौधे होते हैं, अपने फूड का सिंथेसिस खुद करते हैं। तो उत्पादक के रूप में जो प्रोड्यूसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, प्लांट। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया था। तो कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के किन लक्षणों का अध्ययन किया था। तो इन्होंने देखो, गोल बीज लिया था, सही बात है, झुर्रीदार भी लिया था, सफ़ेद लिया, बैंगनी फूल लिया था, लंबे पौधे लिया, बौने पौधे लिया, देखो सभी का लिया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको मेंडल के 7 कैरेक्टर याद होने चाहिए सभी को, टिप ऑफ द टंग। मान लो इसमें ये पूछा है, आगे कुछ आपसे और पूछ ले, तो आपको इनके 7 कैरेक्टर याद होने चाहिए, एक एक बच्चे को याद होना चाहिए। देखिए, अब जो क्वेश्चन बनते हैं, कभी वही रिपीटेड क्वेश्चन बन जाते हैं और कभी वही रिपीटेड क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आपको उनके जो कैरेक्टर, उससे मिलते जुलते जितने क्वेश्चन हैं वो सब याद कर लेना है। ठीक है, जब आप याद किए रहेंगे, जैसे कि मटर का क्या था, मेंडल ने मटर के पौधे में क्या क्या गुण लिए थे, जैसे गोल बीज लिए थे, झुर्रीदार बीज लिए थे, येलो कलर लिए थे और ग्रीन कलर लिए थे। फिर पौधे का शेप लिया था मटर का, कैसे, इनमें कुछ फूली मटर होती है, कुछ चपटी कॉन्स्ट्रिक्टेड होती हैं, और फली का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, कुछ येलो। देखते हो आप ना, मटर जैसे अभी मटर का सीज़न है तो कुछ ग्रीन पॉट होगी एकदम हरे हरे, कुछ येलो पार्ट येलो हो जाएगा, पीला। ठीक है, फिर फ्लावर का कलर, कुछ में आपको पर्पल फ्लावर दिखेगा, कुछ में आपको वाइट फ्लावर दिखेगा, ये करेक्टर लिए थे। और फ्लावर की पोजीशन भी लिया था, यानी कि कहाँ पे फ्लावर कहाँ बन रहा है, एक एकदम टर्मिनल पे बन रहा है, दूसरा कहाँ बन रहा है। जैसे अगर मान लो ये पेड़ है, मतलब पौधा है, और पौधे में जब एक यहाँ पे बनेगा, देखो यहाँ से पत्ती निकल गई, ठीक है, यहाँ से पत्ती निकल गई, अब यहीं अगर बन जाए
यहीं पौधा बनेगा, तो चांस है ये, इसे क्या कहेंगे, एक्सिलरी कहेंगे। तो यहाँ पौधा बन जाए, मतलब फूल यहाँ पे फॉर्म हो जा रहा है, तो फिर चांस है कि यहाँ पे फिर नया निकलेगा, ठीक है। और दूसरा क्या था, टर्मिनल। दूसरा पौधा अगर मान लो यहाँ पे ले लिए, ये आपका इधर पत्ती इधर टेंडल्स वगैरह निकल गए, फिर ये यहाँ पे एकदम ऊपर अगर फूल बन गया, फूल यहीं बनेगा, मटर फिर यहीं लग जाएगी, तो टर्मिनल पे लग गया। तो इन्होंने फ्लावर की पोजीशन भी लिया था, फ्लावर का कलर भी लिया था, और प्लांट की हाइट भी लिया था कि कौन सा लंबा पौधा है। मान लो एक हाइट है तो लंबे पौधे हो गए, एक बौने पौधे होते हैं, कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं और कुछ लंबे पौधे होते हैं। तो इन्होंने ये 7 कैरेक्टर्स लिए थे, आपको सबको लर्न करना है, कर लीजिए सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, यहाँ पे क्या था, साइटोकाइनिन। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रक्तदाब क्या है। रक्तदाब नापा जाता है, तो आप सब लोग जानते हो रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब आप देखे होंगे बीपी मशीन घर में, कभी आप नपवाए होंगे या फिर आप कभी भी गए भी होंगे, तो उसमें हम ब्लड प्रेशर कैसे मापते हैं, तो इसमें करा है स्फेग्नोमीटर से, स्फेग्नोमाइरोमीटर। तो क्या ब्लड प्रेशर मापते हैं, आप लगाते हैं, जब हाथ में लगा के फिर उसमें ब्लड प्रेशर मापते हैं, जैसे मशीन होती है, जैसे पाइप से करते हैं, बार-बार पंप करते हैं ना, तो आपका बीपी मापा जाता है, ब्लड प्रेशर, कितना ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो स्फेग्नोमाइरोमीटर मापते हैं, माइक्रोस्कोप पे छोटी-छोटी चीजें देखने के लिए, माइक्रोस्कोप से लैब में है, स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट चेक कर रहे होते हैं, माइक्रोमीटर सब छोटी-छोटी यूनिट चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा स्फेग्नोमाइरोमीटर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इनमें से कौन सा पादा कार्बन है, पादा कार्बन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आया है। पादा कार्बन में थायरॉक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इंसुलिन हो गया, तो यहाँ पे साइटोकाइनिन हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ये सारी चीजें वहाँ पे प्लांट हार्मोन आता है, थायरॉक्सिन हो गया, हार्मोन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, फिर कहना है एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी पुष्प है, इसमें आपको कौन सा आप बताएंगे, आप गुड़हल होगा, सरसों होगा, गुलाब होगा, क्या होगा। गुड़हल आप देखो बाइसेक्सुअल पौधा है, दोनों में से सकते हैं, दोनों लिंग होते हैं, नंबर एक ही पुष्प बताया है। अभी तक मैंने पिछले बताया था कि पपीता हो जाएगा आंसर। पुनर्जन्म का उदाहरण है, अब पुनर्जन्म का उदाहरण कौन सा है, अब आप देख रहे हैं पुनर्जन्म यानी कि रीजनरेशन जब भी आपको पूछेगा तो आपको बताइए। चलिए कह रहा है कि इसमें ऑप्शन पुनर्जन्म का उदाहरण है, तो पुनर्जन्म का उदाहरण क्या है, अभी आपको बताया ना, रीजनरेशन, तो आपका प्लेन एरिया हो जाएगा, ठीक। फिर कह रहे ओजोन परत का क्षरण होने में से किससे होता है, सब सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम सीएफसी कहते हैं, ठीक। सीएफसी यानी सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र है, प्राकृतिक पारितंत्र है यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम कौन हो जाएगा आपका, तो इसमें खेत है, गमला है, जलवायु इन वन हो जाएगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम से पड़ते हैं, हो जाएगा प्राकृतिक पारितंत्र, ठीक है, वन हो जाएगा। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, चूहा है, खरगोश है, बिल्ली, हरे पेड़ पौधे। तो आपको बताया है अभी अभी इसके पहले बताया है कि मैं प्रोड्यूसर वो होते हैं, जैसे प्लांट हो गए, नीले हरे शैवाल हो गए, ये सब हमारे उत्पादक हैं, ठीक है। और इन्हें उपभोग कौन कर रहे हैं, चूहा खरगोश, ये सब चूहा खरगोश ये सब प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सब आ जाएंगे, यानी उपभोग कर रहे हैं। तो इसमें ये राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ख़त्म। तो इस तरह से आपका ये ख़त्म हो जाता है, और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार आप सब लोग रिवाइज़ कर दीजिएगा, जैसे कि 2024 का मैंने पूरा सेट करा दिया। अब आपको कल हम 2023 का ऐसे ऐसे हम आपका एक बार MCQ पूरा करा देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के इसमें कन्फ्यूज़न है कि ये क्या होगा वो क्या होगा, तो एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हुए हम आपको ये क्लियर करा देंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल। ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, जैसे कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। तो आप मेरे टेलीग्राम पे, गुरुकुल क्लासेस का टेलीग्राम है, इसका लिंक मैं चैनल पे लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आप ऐसे ही बस एक बार आपको रिवीजन करना रहेगा PDF में, 2 बार, एक बार देखेंगे आपको सब याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये PDF मैं वहाँ डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक यू।